नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मुंबई से लेके तेहरान तक, तेहरान से लेके जिम्बाब्वे तक, जिम्बाब्वे से लेके थाईलैंड तक, यानी जितने मैंने अलग अलग देशों के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग शहरों के नाम लिए हैं, ये अगर आप दुनिया के नक्शे पर या ग्लोब पर देखेंगे तो घुमाना पड़ेगा ग्लोब। जिम्बाब्वे कहाँ है? अफ्रीकी महाद्वीप में। थाईलैंड कहाँ है? साउथ में, जो है भारत से भी दक्षिण में आप चले जाइए। तेहरान ईरान की राजधानी है। मुंबई भारत में पश्चिमी किनारे पर। सब अलग अलग दुनिया के छोर हैं, लेकिन हर छोर पर एक ही होड़ है, ट्रंप को बेइज्जत करो, दौड़ाओ इसे, बेइज्जत करो। इसके कार्टून बना बना करके, मतलब आया था ये सुपर पावर बनने और बन गया कार्टून। कार्टून भी जो है, हालांकि एक कला है अपने आप में, आर्ट, और खासकर पत्रकारिता में तो कार्टून की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो वाला कार्टून नहीं बना है। ये दूसरा कार्टून जिसको हम लोग आम बोलचाल के भाषा में गांव कस देहात में कहते हैं ना कि अरे कार्टून बन गया, मतलब जोकर बन गया ये। तो जोकर की भूमिका में आ गया है। इसमें दोष किसी का नहीं है, इसमें दोष खुद ट्रंप का है। उसने बिना सोचे समझे ऐसे जगह पंगा लिया, और 33 दिन के बाद जो सबसे बड़ा काल आया उसके सर पर, उस काल के बाद बेइज्जत तो होना ही है। वो उसकी नियति में लिखा है और कुछ नहीं, उसकी नियति है। 5 घंटे में, सिर्फ 5 घंटे, 5 घंटे में 5 विमान अमेरिका के कोई गिरा दे, उसके बाद अमेरिका के पास क्या बचता है बताइए। हमने अलग अलग हिस्सों में एक विमान कभी बताया, कभी हेलीकॉप्टर बताया, कभी A-10 बताया, लेकिन टोटल जब कैलकुलेशन किया तो 5 घंटे के भीतर 5 विमान थे। और ये सारे विमान ऐसे नहीं कि गिर गए हैं, डैमेज हुआ, कहीं लैंड कर गए, इमरजेंसी लैंडिंग हुई ना, इन सब के परखच्चे उड़ा दिए। और किससे? देसी टेक्नोलॉजी से, अपने देसी जुगाड़ से। अब वो बहसू ट्रंप, बड़बोला ट्रंप, सेखी बघाड़ने वाला ट्रंप बेइज्जत नहीं होगा तो क्या होगा? हेमंत भाई को जोड़िए जरा, देखिए खबरों को एक साथ, आज एक साथ। ये समझ लीजिए आप कि न्यूज जो है, न्यूज बुलेटिन है वॉर का, और न्यूज बुलेटिन वॉर का कहने से अच्छा हम सीधा वॉर बुलेटिन कहते हैं। हेल्थ बुलेटिन जैसे जारी होता है तो वॉर बुलेटिन आप इसको मान लीजिए, ये वॉर बुलेटिन है। जरा देखिए भैया, हेडलाइन लाना शुरू करिए और उसके बाद चलते हैं आगे। ईरान ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया, 24 घंटे में दिया कभी न भूलने वाला दर्द। ये लोग तो 24 घंटे लिख रहे हैं क्योंकि पूरा कैलकुलेट इन्होंने आज से कल तक की घड़ी मिला दी है। लेकिन जब पहला F-35 गिरने के पहले खबर आई, वहां से लेकर के और A-10 गिरने की खबर तक और पुष्टि तक, ये कुल मिला के 5-6 घंटे का ही पूरा खेल था। अगला, 2 फाइटर जेट क्रैश, 2 चापल तबाह, पायलट लापता। ईरान जंग में यूएस के लिए बुरे सपने से कम नहीं रहे 24 घंटे। 4 यहां तक बताया है इसने, 4 तक की गिनती की। ईरान का बड़ा दावा, F-35 गिराने के बाद रेस्क्यू करने आए अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी जमी धूंज। गिरफ्त में यूएस पायलट, इस पर तो अभी भी सवाल है। सबसे पहले खबर कल हम ही लाए थे, अभी भी इस पर सवाल कायम। होर्मुज के पास ईरान ने मार गिराया अमेरिका का एक और लड़ाकू विमान, ट्रंप बोले। अब ट्रंप की स्थिति देखिए, इतनी निरीह मतलब टाइप में ये व्यक्ति लग रहा है, बड़बोला बोल रहा है विमान उसके गिरने का है, यह युद्ध है। अरे तो भारत के जब गिरे थे तुम मजाक उड़ा रहे थे, या भारत के गिरे नहीं गिरे, आप सरकार तो यहाँ भारत की तो अद्भुत बोलबे नहीं करती है, जिसके भी गिरे बात पाकिस्तान के, तब तुमको मजा आ रहा था। ये युद्ध है, तुम्हारे जहां गिर रहे, तो हम लोग क्या कबड्डी खेल रहे थे? अरे हम भी युद्ध लड़ रहे थे, गिरा होगा। आगे चलिए। ईरान ने मार गिराए अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान, तेहरान का बहरीन कुवैत पर हमला, ट्रंप ने कही ये बात वही बात जो अभी दिखाया। आगे चलिए। हम युद्ध में हैं, ये समझना होगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विमानों के गिरने पर बोले ट्रंप। वही बात देखिए, सब जगह पर हम युद्ध में हैं। आगे चलिए जरा।
हम युद्ध में हैं, अमेरिकी जेट गिरने से बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ट्रम्प। ये हेडलाइन सबसे, मतलब अगर इस हेडलाइन को दर्शक समझें तो बस एक हेडलाइन दिखा करके भी हम कार्यक्रम खत्म कर सकते हैं। ये हेडलाइन सबसे अद्भुत है। बताइए आप, 5 अमेरिका सुपर पावर, मुझे नहीं लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इतने इसके प्लेन नहीं नष्ट हुए होंगे। ये जो है 35 से ऊपर विमान नष्ट हो चुके, एक दिन में 5 घंटे में 5 विमान नष्ट। कह रहा है कि हम युद्ध में हैं, जेट गिरने से बातचीत पर असर नहीं पड़ेगा, मतलब हमको तुम मारते रहो, जितना मन करे मार लो, बस भाई कैसे भी करके बातचीत करके छोड़ दो। हाँफते डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए नहीं, खुद के लिए दी थी 6 अप्रैल तक की मोहलत। सिया मुल्क ने ऐसा दबोचा कि हो गई बोलती बंद। जब हमारे देश की मीडिया मजाक उड़ाने लगे, तब आप समझ लो कि उस आदमी की स्थिति वाकई निरीह हो चुकी है। जब हमारे देश की मीडिया, ताऊ है वो, उसका मजाक हेमंत भाई हमारे देश की मीडिया ऐसे कह रही है। चलिए जरा, अब इनके जरा विमानों का लेखा जोखा कर लिया जाए, तब मैं हेमंत भाई के पास चलूं। बस विमानों का लेखा जोखा एक बार आपको दिखाते हैं भैया, लाइए जरा। ये पहले इनको सुनिए गौर से, इनको सुनेंगे ना तब आपको और समझ में आएगा। सुनवाइए भैया। They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. बस हटा दो। ये क्या बोले थे, इसलिए हम बताए ना कि लोग भूल जाएंगे तो हम याद दिलाएंगे। ये कह रहा है कि इनके पास कोई एंटी एयरक्राफ्ट जो है वो व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 100% हमने इनके रडार सिस्टम को 100% डिस्ट्रॉय कर दिया है। तब क्या कुंडली मिला करके पर वो गिरा रहे हैं सब तुम्हारे लड़ाकू विमान को? जब उसका रडार सिस्टम आपने 100% डिस्ट्रॉय कर दिया, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम उसके पास खत्म कर दिया, और आपके लड़ाकू विमानों को वो ऐसे गिरा रहा है जैसे मकर संक्रांति को दिल्ली में देखिए तो पतंग कट कट के गिरती है, वैसे तुम्हारे विमान गिर रहे हैं। और बता रहे कि हमने सब खत्म कर दिया। अब जरा देखिए ट्रम्प साहब, आपके देश की मीडिया दिखाई रही होगी लेकिन हम भी दिखा देते हैं। यूएस एविएशन ब्लैक डे। हेमंत भाई, ये ब्लैक डे जो है ये किसने लिखा है? IRIB, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, ईरान का ये सरकारी ब्रॉडकास्ट है, वहां पर है ये ब्लैक डे लिखा है। और गिनती करिएगा, हो सकता है हमारी गिनती भी कम हो। F-59E डाउन, 1 क्रू मिसिंग। जो F-59 ईगल गिराया था, एक क्रू मिसिंग, एक विमान हो गया। 2 HH-6WS हिट बाय ईरान फायर। 2 ये जो है हेलीकॉप्टर्स, वो लिखा है 2 हेलीकॉप्टर गिराए, 3 हो गया। एक A-10 क्रैश्ड इन पर्सियन गल्फ, पायलट सेव्ड। अच्छा, बड़ी ईमानदारी से लिखा है। इसका जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी था कि पायलट से भी कुवैत में जो है क्रैश करते करते कुवैत में इजेक्ट होकर के गिरा। तो A-10 एक क्रैश हुआ, उसको मार गिराया, हो गए 4। सेकेंड A-10 हिट, इमरजेंसी लैंडेड। ये जो है ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, ये पूरी तरह तबाह नहीं हुआ है लेकिन डैमेज हुआ है। ये सेकेंड A-10। F-15 हैड इमरजेंसी ओवर इराक लैंडेड। F-16 इराक में इमरजेंसी लैंडिंग किया है, ये एक हो गया। उसके बाद KC-135 हैड इमरजेंसी ओवर इजराइल लैंडेड। KC-135 इमरजेंसी लैंडिंग किया, यानी 5, 2, 3, 4, हाँ 5 जो है ये 4 तो पूरी तरह तबाह हो गए, 5वां पार्शियली डैमेज है और 2 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। ये पूरा का पूरा ईरान का बही खाता जो ईरान ने जारी किया है वो है। अब आगे बढ़िए, जरा आगे बढ़िए। ये गिनती जरा कीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत गिनवाया था ट्रंप, हमारा भारत का बहुत गिनवा रहा था, तो इसकी गिनती हम काहे नहीं करवाएंगे। ये इस विमान
देखिए आप, इसमें कीमत के साथ सब कुछ लिखा हुआ है, सब ब्यौरा है। इसको फुल कर दो भैया, इसको फुल कर दो। ये एक बार सब देखें, नीचे कट रहा है उसको भी ऊपर ले जाइएगा। अभी पहले ऊपर से शुरू करिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2026 28 फरवरी से 3 अप्रैल तक का ये पूरा का पूरा इकट्ठा किया गया है। और ये जो है क्रिएटेड बाय इजियोसिंट है। इसमें यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट लूजेज पूरा डेटा है। यूनिट कॉस्ट 110 मिलियन। F-35 लाइटनिंग, ये जो है एक बताया जा रहा है कि हिट हुआ है, वन फाइटर जेट हिट एंड डैमेज्ड बाय ईरानियन सैम। एक हिट हुआ है। हालांकि ईरान का दावा है, आप नोट करते चलिएगा, ईरान का दावा 2 का है। एक पहले ही उसने गिराया था, कल जब गिराया तो हमने कहा था कि सेकंड है, उनका प्रयोग सफल रहा। लेकिन इसको भी हम मान लें, इंटरनेशनल जो भी रिपोर्ट है। एक F-35 है। उसके बगल में 4 रेड आप देख रहे होंगे, ये 4 विमान हैं। ये 90 मिलियन का एक विमान है। F-15 ईगल, ये 4 गिराए हैं। उसके बगल में आपको एक दिख रहा है सिंगल, ये 18.8 मिलियन का है। A-10 थंडरबोल्ट, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जो सबसे लेटेस्ट गिराया है। उसके देखिए, ये ऊपर 4 और 2 6 हो चुके हैं। अब नीचे इसके देखिए, 270 मिलियन का है ये E-3 सेंट्री अवॉक्स, ये एक दिखाया है। हालांकि यहाँ पर भी जो है हमारे पास, जो हम भी डे वाइज नोट करते हैं, तो ये कम से कम 3 की जानकारी है, क्योंकि प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी में खड़े खड़े 3 को उड़ाया था जब वहां पर अटैक किया था। लेकिन एक है तो एक की ही गिनती करिए, मैं कहता हूं एक की करिए। उसके बाद चलिए, ये जो आपको 6 ब्लैक और 2 रेड दिख रहे हैं, ये KC 135 हैं। ये 8 के 8 जो है, ये उसमें से कुछ बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है, मतलब खत्म हो चुके हैं, और कुछ डैमेज्ड हैं। 8 ये हैं। उसके बाद और नीचे चलिए, ये 3 जो आपको पंखा टेबल फैन जैसे दिख रहे हैं, ये हैं 20-20 मिलियन के। ये वही जो हेलीकॉप्टर 2 उड़ाए हैं, वही ये 3 हैं। एक जो है इराक में डैमेज हुआ था, एक हिट हुआ था, 1 HH-60M हेलीकॉप्टर इन इराक, और 2 जो अभी हुए हैं हिट, 2 HH-60W, ये ईरान वाले हैं। तो 3 ये हैं। इसके बाद ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे MQ-9 रीपर हैं। ये MQ-9 रीपर की कीमत आप ध्यान रखिएगा, ये 30 मिलियन का है। ये A-10 से भी महंगा है। ये जो हेलीकॉप्टर है, उस 1 HH-60M उससे भी महंगा है। मतलब ये, इसको ड्रोन हम जब कहते हैं तो कई बार कंफ्यूजन आदमी को होता है कि ये ड्रोन हथियार भी ले जाता है, ये ड्रोन टोही का भी काम करता है। ये MQ-9 30 मिलियन का एक है, और 17 डैमेज हुए हैं। 17 डैमेज क्या, ये तो सब डिस्ट्रॉयड है, इसमें डैमेज एक आध हो सकता है कोई हो, ये 17 के 17 डिस्ट्रॉयड है। तो आप गिन लीजिए, 17 और 3 20, 20 और 8 28, एक 29, 30, 30 4 34, एक 35। 35 ये गिनती हम आज बता दे रहे हैं, 35 की गिनती है ट्रंप भाई को, हेमंत भाई 35 की गिनती है। अगर चुल्लू भर पानी मिले तो कहीं डूब मरे, नहीं तो युद्ध से भाग जाइए। ये अमेरिका है 35वां, बताओ। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आप हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहते हैं कि डर डर के आगे जीत है, डर से बाहर निकल जाओ तो जीत है। और ट्रंप का क्या है, शर्म से ऊपर उठ जाओ तो जीत है। शर्म से ऊपर उठ गया आदमी, सुबह से शाम तक कुछ भी बोलता है, वहां की सेना की क्या गत होती है। और उसके बाद कुछ, जब कल ये हुआ कि पूछा कि एक दिन में 6 हिट हो गए, तो क्या बोला कि हम युद्ध में हैं। युद्ध में तो भाई साहब सारी दुनिया को पता है 36वां दिन है आज। आप तो 17 बार जीत की घोषणा कर चुके हो। आपने 28 को युद्ध शुरू किया, 28 फरवरी को, 1 मार्च को जीत की घोषणा कर दी थी। उसके बाद 17 बार कर चुके हो। उसके बाद आप कह चुके हो कि ईरान के पास कुछ नहीं बचा है, न एयर डिफेंस है, न ग्राउंड डिफेंस है, न एयरफोर्स है, न नेवी है, सब कुछ हमने नेस्तनाबूद कर दिया। फिर लड़ किससे रहे हो और क्यों लड़ रहे हो, और ये आपके जहाज कौन गिरा रहा है? ये सारे वो सवाल हैं जिसको ट्रंप और उसका एडमिनिस्ट्रेशन
सामने से नहीं महसूस कर रहे, सामने से जवाब नहीं दे रहे, लेकिन अंदर खाने हकीकत से वो वाकिफ है आशीष भाई। फौज के 3 जनरलों को एक पल में हटा देना, उसको मजाक नहीं है। उसका मतलब सीधा सीधा है कि अंदरून खाने बहुत ज्यादा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें सीवियर डिफरेंसेस है, युद्ध की रणनीति को लेकर, युद्ध में जाने को लेकर, युद्ध को कंटिन्यू करने को लेकर के, और युद्ध का ओवरऑल स्वरूप किस रूप में हो, उस सारे को लेकर के बड़े गंभीर मतभेद हैं आर्मी इस्टेब्लिशमेंट में और रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। वरना लड़ाई के बीच में 3-3 जनरल बदलना कोई बड़े से बड़ा दुस्साहसी आदमी भी नहीं कर सकता है। अब आपको देखना पड़ेगा कि जब सब कुछ ईरान का नेस्तनाबूद हो गया तो फिर ये हो क्या रहा है। इसको आशीष भाई गुरिल्ला वारफेयर कहते हैं। और गुरिल्ला वारफेयर क्या है कि छिप करके अटैक करो। अमेरिका ने तो ये मान लिया कि अब इनके पास कुछ नहीं है, ठीक। और हकीकत में क्या है कि चाइना ने इनको ऑप्टिकल सेंसर्स दे रखे हैं ईरानियन के, वो उसके जरिए लॉक करते हैं टारगेट को, और लॉक करते ही कंधे से मिसाइल फायर करते हैं। अब कंधे वाले आपने, और तो ग्राउंड स्टेशन जो एयर डिफेंस थी उसको तो नेस्तनाबूद कर दिया। अब आशीष चित्रांशी के कंधे से फायर होगी मिसाइल या मेरे एयरक्राफ्ट मिसाइल, इसको क्या करे अमेरिका। ये है असली कहानी। ऑप्टिकल सेंसर्स के जरिए टारगेट लॉक करो और 1000 करोड़ के जहाज को खटाक से कंधे से उड़ा दो। ये है असलियत जो है। और जो हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू के लिए आए थे उन दोनों की भी यही गत बनी, ठीक। और शुक्र है कि वो जो क्रू था वो बच गया। कुल मिलाकर के आशीष भाई आज की तारीख में इस युद्ध की स्थिति ये है कि अमेरिका को भागने की जगह नहीं मिलती। हकीकत ये जो कुछ हो रहा है वो ट्रंप ने कभी सोचा नहीं था। सारी की सारी कैलकुलेशंस फेल हो गई, क्योंकि कैलकुलेशन उसने विशेषज्ञों से नहीं कराई, उसकी विशेष कैलकुलेशन करी नेतन्याहू ने और उसके दलाल जो व्हाइट हाउस में बैठे हैं, जेरेड कुशनर, पीट हेगसेथ, ये सारे गैंग ने उसकी जो कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, उनको तो धंधा करना है। उसका बेसिकली जो नेतन्याहू ने कहा वो इन्होंने मान लिया। ना तो इजराइल की मोसाद ने ये कहा था कि इमीडिएट रिजीम चेंज हो जाएगा, कभी नहीं कहा। साफ उनकी रिटर्न रिपोर्ट है कि 1 साल लगेगा। उसके बावजूद वो युद्ध में कूदा, क्योंकि उसको अक्टूबर में चुनाव लड़ना है, सत्ता वापस लेनी नेतन्याहू, ठीक। जो युद्ध की कैलकुलेशन करते सारी दुनिया ये कह रही है कि अमेरिका फेल हो गया। अमेरिका फेल नहीं हो गया, ट्रंप का गिरोह फेल हो गया। ट्रंप के गिरोह में कुशनर है जो उसका दामाद है, उसके बाद अपना पीट हेगसेथ है, ये तमाम जितने भी नमूने उसके अंदर बैठे हुए, रूबियो और अबियो, सारे का सारा वो गए, प्लस फंडेड एंड फाइनेंस्ड बाय नेतन्याहू। ना तो ट्रंप ने सीआईए से पूछा, ना पेंटागन से पूछा, ना जो और बाकी एजेंसियां अमेरिका के अंदर 90 से ऊपर एजेंसियां इंटरनल और एक्सटर्नल, किसी से भी नहीं पूछा। पूछा किस इनसे, मतलब क्या बताएगा वो? कुशनर क्या बता सकता है? प्रॉपर्टी डीलिंग के रेट बता सकता है वो? कहां जमीन ले लो, कहां बिल्डिंग बना लो बिक जाएगी, इसका आइडिया उसको है? उसको लड़ाई का क्या पता। और ट्रंप ने इन सब को एक्सपोज कर दिया और खुद भी एक्सपोज हो गया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मुझे युद्ध शुरू करने की सलाह दी थी कुशनर ने और हेगसेथ ने। ओपनली कहा उसने, कहीं को छुपाया। सीआईए से नहीं पूछा, जो जनरल्स थे उनसे नहीं पूछा, सेंट्रल कमांड से नहीं पूछा। लड़ाई किसने लड़नी थी, कुशनर ने या उन्होंने? लड़ाई तो उनको लड़नी थी। तो उनको अब एक एक करके सेक कर रहे हैं। 1 साल के अंदर, मैंने कल भी चर्चा की थी आपसे, 24 जनरल और एडमिरल हटा चुके हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लीट येसमैन चाहिए पूरी अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। तो जब आपको देखिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आशीष भाई कुछ और चीज होती है, वहां कोई कैपेबल आदमी नहीं है, हल्का सा आ जाए तो कोई खास बात नहीं। लेकिन अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस तरह की चीजें होंगी, येसमैन भर दोगे तो देश भुगतेगा ही। जो आज अमेरिका की फजीहत हो रही है वो इसी कारण से हो रही है कि वहां पर जो प्रोफेशनल एडवाइस है वो ली नहीं जा रही। जो अनाड़ी लोग हैं उनकी सलाह लेकर के आप युद्ध में उतर गए, जिनका कोई मतलब नहीं है युद्ध से। ये पूरी की पूरी परिस्थिति है। और जो 6 जहाज आपने गिराए, एक दिन में 6 जहाज हिट हो जाना मजाक नहीं है, वास्तव में ये काला दिन बहुत बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी चीज है। और वो देश, उस देश में हिट हो जाना आशीष भाई जिनके पास वास्तव में एयर डिफेंस नाम की कोई चीज नहीं, वास्तव में नहीं। भैया अगर कागज पे भी देखोगे, मैं ऑन पेपर की बात करूं तो ईरान के पास कागज पे S-300 था,
मतलब युद्ध जब शुरू हुआ उसके पहले S-300, सोचिए S-300 तो कब का आउटडेटेड हो गया, इंडिया S-400 पे है। वो S-300 रखे हुए हैं जो रूस ने भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया होगा, कहीं कोने में पड़ा होगा भंगार में। वो S-300 उनके पास था। वो भी जो S-300 था वो तो पहले ही दूसरे दिन के बाद ट्रंप ने कहा सब हमने खत्म कर दिया है। यानी आप समझो कि उसके बाद उन्होंने गुलेल से मारा है, मतलब देसी जुगाड़। और उन्होंने कहा जो कल जब पहला हिट किया था तो उनका जो स्टेटमेंट आया था ऑफिशियल, हमने शायद हम आप कार्यक्रम में थे, बहुत थे, मैं दिखाया भी था कि उन्होंने लिखा था कि हमारा मतलब जो उसको देसी को अंग्रेजी में कि ये हम देसी जुगाड़ से हमने देसी अपने डिफेंस सिस्टम से इसको उड़ाया है, मारा है। वो देसी उन्होंने अपना ही अपने आईक्यू से और जो भी अपनी टेक्नोलॉजी उनकी है उससे वो डेवलप किए हैं, उससे मार रहे हैं तुम्हारा। और तुम पूरी दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े मतलब सबसे हाई एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हो कि अमेरिका के पास अगर हथियारों की दुनिया है तो उसमें सबसे हाई एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है, अमेरिका के पास है। अब तो पूरी दुनिया के सामने तुम नंगे हो गए हैं। इसीलिए तो मैं बार अब बार आपको कहता हूं कि इस युद्ध के बाद अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, इस ढह युद्ध के बाद। जाएगी, ढह जाएगी हेमंत भाई। अरे अब तो अजरबैजान कहेगा कि अरे तुम्हारी और हमारी टेक्नोलॉजी एक है। हाँ, अब आर्मीनिया और अजरबैजान भी इसको कहेंगे भाई रखो, तुम अपना सामान रखो, हम दूसरे से कहीं से खरीद लेंगे। बताओ आप, जो 3 साल से युद्ध में है, अमेरिका की नाकामी है कि 3 साल से जो युद्ध में यूक्रेन है वो हथियार बेच लिया। ये अपने आप में अगर आप पॉइंटर्स तैयार करोगे तो ये अपने आप में वो है कि अमेरिका के फेल्योर पर एक ये ठप्पा है, एक मुहर है, ये भी एक प्रमाण है कि अमेरिका इस कदर फेल हुआ कि 3 साल से जो युद्ध में है यूक्रेन, उससे हथियार खरीद लिया, लोगों ने डील कर लिया कि भाई तुम ही दे दो, तुम 3 साल से लड़ रहे हो, इसका मतलब अमेरिका से ज्यादा लायक तो तुम हो। हाँ। तुम 3 साल से सरवाइव कर रहे हो युद्ध में, इसका मतलब अमेरिका से ज्यादा तुम योग्य हो। वो बेकार है, खाली वो उसके उसका मुंह चलता है और कुछ नहीं है। और वही खामियाजा अमेरिका को, अमेरिका की प्रतिष्ठा पर ये जो लगी है चोट ना, इसको भरने में चाहे आप हल्दी लगाओ, प्याज बांधो, इसको भरने में बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत कई डिकेड लग जाएंगे, आप यकीन करिए। जरा दिखाता हूं मैं कुछ आपको, लाओ भैया। कुछ ट्वीट्स हैं, पहले एक हेडलाइन है, फिर ट्वीट है, हेडलाइन भी एक है, हेडलाइन भी है, उसको भी अच्छा नहीं। अब ये देखिए, हाँ पहले पहले इस पर अभी आ जाते हैं, हम चलेंगे उस पर। ये कुछ आपको फोटोग्राफ्स और कुछ इंफॉर्मेशन भी देना जरूरी है। ईरानियन स्टेट मीडिया, ये तस्नीम वहां की स्टेट मीडिया है, क्लेम्स ईरान में है शॉट डाउन अनदर यूएस और इजरायली फाइटर जेट पॉसिबली एंड F-16। ये हेमंत भाई मैं लेटेस्ट लाया इंफॉर्मेशन, ये कि ये जो है अभी क्लेम किया है, तस्नीम ने क्लेम किया था, और क्लेम किया था, फोटोग्राफ भी कुछ दिए थे, लेकिन इसमें ये क्लियरिटी नहीं है कि ये किसका है, ये यूएस का है, इजराइल का है, और F-16 का अनुमान लगाया गया है। ये खबर और कहीं से पुष्टि नहीं है, ये स्टेट मीडिया, ईरान की स्टेट मीडिया ने फोटोग्राफ, उसमें उसने पूरा डिटेल भी अपने टेक्स्ट में भी दिया था कि उसके करेस्पॉन्डेंट ने वहां पर देखा ग्राउंड पर। तो ये एक है कि एक F-16 आप और ऐड कर सकते हो, अभी रख लो, कंफर्मेशन हो जाएगा तो ऐड कर लेना एक और। अब आगे जरा चलिए, आगे चलिए। इमेजेज ऑफ यूएस CH-47 हेलीकॉप्टर इन कुवैत विच वाज टारगेटेड बाय ईरान, ये दिखाइए जरा इसकी भी। ये देखिए, ये कई बार क्या होता है कि फोटोग्राफ ना हो तो कई बार क्या अमेरिका कहता है कि अटैक तो हुआ था लेकिन हमने सेफ लैंडिंग करवा ली है। अब इस जो हेलीकॉप्टर है उसका मुंह दिखाइए, हेलीकॉप्टर का, इसका मुंह का प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं हो पाएगा भाई। तो हटा दीजिए, क्या करोगे, अब हटा दो भाई, हटा दो, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये हालत कर दिया है। अब इसके आगे बढ़िए, जिस पर मैं बार बार, मुझे भी थोड़ा सा भाई, खाली अकेले नरेंद्र मजा ले रहे हैं देश में, हम काहे न लें। हमारा पायलट ढूंढ दो प्लीज, हमारा पायलट ढूंढ दो प्लीज। यूएस जेट गिरने को लेकर ईरान उड़ा रहा ट्रंप का मजाक। आप सोचो, कल्पना करो
कि इतनी भयंकर युद्ध की विभीषिका में ईरान, और एक जगह से नहीं कि कोई एक आदमी, पूरी दुनिया में जहां जहां मौजूद है सब खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब आपको दिखाता हूं जरा, लाइए। सबसे पहले तो जो है, हाँ, ये ट्वीट सबसे पहले गालिबाफ, क्योंकि इन्हीं के पीछे एक बार छुप के जुगाड़ सेट कर रहे थे ट्रम्प साहब। इन्होंने क्या लिखा है, आफ्टर डिफीटिंग ईरान 37 टाइम्स। पढ़िएगा, गजब का अच्छा व्यंग है, व्यंग बहुत अच्छा। हमारे यहाँ तो अगर व्यंग कर दिया जाता तो FIR हो जाता। आफ्टर डिफीटिंग ईरान 37 टाइम्स इन ए रो, दिस ब्रिलियंट नो स्ट्रेटजी वॉर they started has now been downgraded from regime change to, hey, can anyone find our pilots please? इसको पढ़िए, समझिए। अभी हिंदी में भी मैं बताऊंगा, हेमंत भाई बता देंगे, और वो बेहतर अंग्रेजी वाला मामला उनका है। वाओ, व्हाट इनक्रेडिबल प्रोग्रेस, एब्सोल्यूट जीनियस। आफ्टर डिफीटिंग ईरान 37 टाइम्स इन रो, ईरान को लगातार निरंतर 37 बार हराने के बाद, दिस ब्रिलियंट नो स्ट्रेटजी वार, बिना रणनीति की इस शानदार युद्ध के अंदर, दे स्टार्टेड, जो उन्होंने शुरू की थी, हैज नाउ बीन डाउनग्रेडेड, इसका जो स्तर था वो नीचे गिरा दिया गया है, फ्रॉम रिजीम चेंज, सत्ता परिवर्तन की बजाय, टू हे कैन एनीवन फाइंड आवर पायलट्स, अरे कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है क्या प्लीज। ये ट्रंप की बेसिकली खिल्ली उड़ा रहे हैं। वाओ, गजब। तो गलीबाफ कहते हैं व्हाट एन इनक्रेडिबल प्रोसेस, क्या शानदार प्रगति है, एब्सोल्यूट जीनियस, तुम वास्तव में महान हो। तो ये एक तरीके की खिल्ली उड़ाना है। ही इज टेकिंग ए जाइब ऑन पर्टिकुलरली ट्रंप, जो सुबह से शाम तक जीत की घोषणाएं करता फिरता है भाई। युद्ध बाद में शुरू करता है, जीत पहले जाता है वो। तो वो पूरी की पूरी स्थिति वो गलीबाफ ने, ये पूरे ईरान के अंदर इन्होंने इनका एक दिखाया, आपने ऐसी बहुत सारी खिल्ली उड़ रही है पूरे अमेरिका की। ऑफिशियल जो अनऑफिशियल, तो ईरान की जनता तो जश्न नहीं मना रही है भैया, जबरदस्त। जो ऑफिशियल, अगला दिखाई जाए ट्वीट, भारत में जो ईरान है वो भी, ये देखिए, ईरान इन इंडिया, करेंटली इन ईरान, ये ईरान इन इंडिया बता रहा है ईरान की स्थिति। ये जो आपको फोटो लगाई गई है, ये ईरान एम्बेसी इन थाईलैंड, उसने पोस्ट किया, ईरान इन इंडिया ने उसको रीपोस्ट किया, सिर्फ 2-3 शब्द लिख करके, करेंटली इन ईरान, मतलब ये वर्तमान में ईरान में जो हो रहा है वो देखिए। ये ट्रंप टाइप का फेस भी उसका बना दिया है। ये अमेरिकी पायलट है और भाग रहा है, अब पीछे वो बंदूक लेकर के सब जो है ईरान के योद्धा दौड़ाए पड़े हैं, ईरान के सब लोकल स्थानीय और फौजी पुलिस सब। और बड़ी विचित्र स्थिति थी। चलिए हम उसको पे आगे आएंगे, पहले हम ट्वीट दिखा दें आपको भैया। आगे चलिए, अगले पे आइए, अगले पे आइए। ये देखिए, ये काउंसुलेट जनरल ऑफ द ईरान इन मुंबई, ये दिखा रहे हैं, ये एयर रिफ्यूलर है, और वो दोनों हेलीकॉप्टर जिनको उड़ाया है, इसकी फोटो लगा करके इसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। केयरफुल, एनी क्लोजर एंड वी माइट नोटिस यू। ये रिफ्यूलर के पीछे दो जो हेलीकॉप्टर, ये दोनों हेलीकॉप्टर को मार दिया, इस फोटो को लगा के खिल्ली उड़ा रहे हैं। और कौन, ये ऑफिशियल सब हैंडल है, ये काउंसुलेट जनरल ऑफ द ईरान इन मुंबई है। आगे चलिए, अगला अगला, ये एम्बेसी इन थाईलैंड है, इस पे देखिए लगा हुआ। एम्बेसी इन जिम्बाब्वे की एम्बेसी का भी था, वो वहां भी वही लगा हुआ। ये मतलब अलग अलग देशों में जो उसके बैठे हैं डिप्लोमेट, वो सारे इस मौके पर, वो ईरान में नहीं है लेकिन खिल्ली उड़ा रहे हैं। हटा दीजिए हेमंत भाई, खिल्ली उड़ाना हम वीडियो नहीं इस प्रोग्राम में लगवा पाए, अभी अफसोस हो रहा है, नहीं तो लगवा देते। जब कल ये हेलीकॉप्टर जो है हैं, ये सब सर्च ऑपरेशन में रहते हैं, तो जमीन के काफी करीब, मतलब नीचे उड़ते हैं। जब ये नीचे उड़ रहे थे तो मैंने 2-3 जगह पर विजुअल है, अभी भी मौजूद है, मेरे पास भी है। जो ईरान की पुलिस थी वो नीचे से दंदन उन पे फायरिंग कर रही थी। तो बहुत सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट में, कुछ जो विदेश में हैं, जो युद्ध पे कवरेज कर रहे हैं लगातार, उनको देखा, वो बड़े हैरत में थे। कहे ये देखो ईरान के पुलिस वालों की हिम्मत देखो, ये उसके उस हेलीकॉप्टर पर जो है
उस पर नीचे से मतलब बंदूक से दनादन फायरिंग कर रहे हैं। नहीं आशीष भाई, ये उनके कमिटमेंट का लेवल देखो ना। हाँ नंबर एक, उनके देश के प्रति कमिटमेंट का लेवल, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनका नेशनलिज्म, नंबर एक, कर गुजरने की वो क्षमता। दूसरा, उनको ये पता है कि हमारे यहाँ तो एयरक्राफ्ट सब निपटा दिए इन्होंने, तो जो भी स्काईज के अंदर है वो या तो अमेरिका का है या इजराइल का है। हाँ और चूंकि वो दोनों चॉपर्स रेस्क्यू मिशन पे थे, रेस्क्यू मिशन में हेलीकॉप्टर को बहुत नीचे उड़ना पड़ता है। तो आपको और मुझे तो ये पता है, जो आदमी उसको ये समझ है कि भाई इसकी रेंज क्या है, आपका जो वेपन आपके हाथ में है, चाहे LMG है चाहे कोई भी चीज है, जो एक आम ये उसको थोड़ी पता है। उसको तो ये लगा कि ये सामने है तो ठोक दो, नजदीक ही होगा, उसको उसके एग्जैक्ट हाइट का नहीं पता। बट दैट शोज द लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑफ द कंट्री एट लार्ज। ये चीज जो बड़ी है ना, जो ईरान को, आप समझिए आशीष भाई बात को, 36वां दिन है लड़ाई का आज। 36 दिनों तक किसी समकालीन युद्ध के अंदर कोई देश ईरान अमेरिका के सामने खड़ा हो पाया क्या? और खड़े नहीं हो पाए, रुला रखा है भाई साहब, रुला रखा है अमेरिका को। ट्रंप हर रोज अकेले में बैठ के पछताता हुआ कि ये इस नेतन्याहू ने मेरे से क्या करवा दिया। ये केवल आशीष भाई अमेरिकन आर्मी का उसका सवाल नहीं है, पूरी अमेरिका की इकोनॉमी चलती है हथियारों की सौदागरी से। आप मुझे एक बात बताओ ना, मैं कंधे से मिसाइल मार करके और F-15E गिरा दूंगा, कौन लेगा भाई साहब उसको? S-400 को भी कौन लेगा? S-500 को भी कौन लेगा? और कौन आपके F-15 को लेगा? बताना मुझे। ये वैसा ही है जैसे जहाज को गुलेल से गिरा देना, ये वैसा ही है। तो अमेरिका की जो दादागिरी पूरी दुनिया पे, वो इन महंगे प्लेटफॉर्म्स की तो है। और क्या करता है वो? हाई एंड टेक्निक और महंगे अपने हथियार, इसके अलावा तो कोई काम है नहीं उनके पास। ये दोनों ही। अच्छा, रिसर्च का तो उसने बैठा बिठा ही दिया। जब से ट्रंप आया है, जो हाई एंड इंस्टीट्यूशन जितने भी, टेक्नोलॉजी का तो कर दिया काम उसने। तो बेसिकली अब जो स्थिति है कि अमेरिका को दो तरह की मार झेलनी पड़ेगी। एक ये टॉपिक है डिफेंस वाला, और दूसरा जिसकी तैयारी ईरान ने कर दी है यूरोप के साथ। उस पर हम अलग से बात करेंगे कभी कि किस तरीके से न्यूक्लियर अटैक कर चुका है वो अमेरिका की इकोनॉमी में। वो जो अटैक जो उसने प्लान किया है वो न्यूक्लियर अटैक से भीषण है। न्यूक्लियर अटैक का तो एक रीजन के अंदर इंपैक्ट होता है जहां पर वो है। जो अगर उसने जो गेम किया है और अगर यूरोप उसके साथ सहमत हो गया तो आपके डॉलर का क्या हाल होगा, जरा उसकी गत देख लीजिएगा। और ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरीके से ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति को जलील किया है, पत्नी का नाम लेकर के, वो अपने मुक्के से उबर रहे हैं फलाना, तो ट्रंप तो भाई साहब किसी को बख्श नहीं रहा ना। जो तो उसे कौन पकड़ता है? मैंने आज एक कार्यक्रम में बात बोली है, फिर रिपीट कर रहा हूं 10 गो क्षमा मांगते हुए। ईरान ने जितना बेइज्जत किया था ना इसने, चाहे श्रील रामफोसा को किया हो, चाहे स्टारमर को किया, चाहे जेलेंस्की को, चाहे ईरान ने सबका बदला लिया, सबका बदला लिया। खाली एक आदमी का नहीं, क्योंकि उसका बही खाता इतना बड़ा है कि उसके बेइज्जती का बदला नहीं ले पाएगा ईरान। एक को छोड़ करके बाकी सबका, क्योंकि बाकी का फुटकर में बेइज्जती थी, 2 बार किया, 4 बार किया। एक का जिसका हिसाब किताब इतना लंबा है कि वो दिन में 3 बार करता है, तो उसका नहीं बदला ले पाया। क्या ईरान ने सबका बदला ले लिया है। शायद इसीलिए फ्रांस वीटो कर दिया है। मैक्रो क्यों वीटो नहीं करेगा भाई? उसको मजा आ रहा है, उसको भी ना, वो भी मजा ले रहा है कि चलो कम से कम कोई तो है कि इसको जो है इस सनकी को दुरुस्त कर रहा है, इसका दिमाग दुरुस्त कर रहा है। एक बात जरूर, ये तो अलग विषय था, गंभीर बात यह है, ये युद्ध खत्म होगा। हम लोग बार बार कर रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर, फिर से एक बार फिर से पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी, वर्ल्ड ऑर्डर तय होगा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है एक कार्यक्रम जो हम दिखा चुके हैं कि एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने, बड़े प्रोफेसर ने कहा कि अभी आज की तारीख में ईरान ऑयल सुपर पावर बन चुका है। युद्ध खत्म तो दूर की बात है, अभी बन चुका है। युद्ध खत्म होने के बाद उसको और भी मजबूत कर सकता है। ऑयल सुपर पावर अमेरिकी प्रोफेसर ने बताया कि बन चुका है। ऑयल सुपर पावर के साथ, ऑयल सुपर पावर उसने बताया कि वो उसके ऑयल प्रोडक्शन से नहीं, ऑयल कंट्रोल से, कि दुनिया में कितना ऑयल अब वो कंट्रोल कर रहा है, उसने अब दिखा दिया पूरे 1 महीने से ज्यादा। उसके अलावा क्या आर्म्स का सुपर पावर भी बन सकता है? सुपर पावर न सही, पावर भी बन सकता है। किस मायने में कह रहा हूं? उसके पास हाई एंड टेक्नोलॉजी है या नहीं है। अगर दुनिया के साथ ओपन हो गया ईरान, वो बंधन में नहीं रहा और ओपन हो गया, तो ईरान ने वॉरफेयर बदल दिया है।
इसको तो इस पे तो हमें आधा घंटा बिना कोई खबर, बिना कोई फोटो के हमको एक एनालिटिकल चर्चा करनी चाहिए। कंप्लीट वॉरफेयर बदल दिया दुनिया का। आप कौन सा आयरन डोम, गोल्डन डोम, प्लेटिनम डोम बनाते रहो, सबको छेद दे रहा है, सबको छलनी कर दिया। और आपका स्टील जो अदृश्य है उसको वो बुम उड़ा दे रहा है कंधे से। तो कितना बड़ा फर्क है। आपका अदृश्य प्लेन जो सबसे सबसे उच्च तकनीकी वाला है उसको उड़ा दे रहा है, और आपकी उच्च तकनीकी वाली पूरी जो है एयर डिफेंस उसकी मिसाइलों को नहीं रोक पा रही है। तो दोनों तरफ से आप देखेंगे डिफेंस और अटैक दोनों में ईरान इस दुनिया में एक नया मुझे लगता है कि नए आरंभ की तरफ दुनिया जा सकती है। इस पर हम और हेमंत भाई ही, क्योंकि मैं इसीलिए कार्यक्रम में बोल देता हूं ताकि हम तो थोड़ा बहुत वो करते रहते हैं, हेमंत भाई और थोड़ा डीपली उस पर अध्ययन करेंगे। इस पर हम आधे घंटे लाएंगे चर्चा, भले वो तकनीकी हो, मजा ना आवे, लेकिन हम लाएंगे जरूर, ये पक्का है। धन्यवाद हेमंत भाई। फिर हम आते हैं, आप और हम दोनों आ रहे हैं फिर एक कार्यक्रम लेकर के। नमस्कार।